हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी खूबसूरती या गुण भाग 12। अभी तक हमने पढ़ा कि प्रसन्नता के ससुर जी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। उसके बाद प्रसन्नता अपने ससुर जी का ख्याल रखने के साथ साथ उनके ऑफिस का काम भी संभालती है। साथ ही वो मालिनी आंटी का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, जिससे वो ठीक हो जाती है। अब आगे प्रसन्नता कहती है, मैं नहीं जानती खुशी कि शादी के 5 महीने बीतने के बाद भी तुम ये जान पाई हो या नहीं कि उस घर के हर सदस्य ने तुम्हें कितना मान सम्मान दिया है। तुम्हारी लापरवाही के बावजूद भी मालिनी आंटी अब भी तुम्हें प्यार करती है। वो चाहती है कि उनकी बहू वापस घर आ जाए और उस घर को अपना घर समझे। केशव जी तुमसे कितना प्यार करते हैं ये तो सिर्फ तुम ही जानती हो। मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या केशव जी तुमसे सच्चा प्यार नहीं करते? क्या उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है? मुझे नहीं पता कि तुम क्यों कभी उनके प्यार को महसूस नहीं कर पाई। जरा इस गुस्से को छोड़कर ठंडे दिमाग से सोचना, क्या कभी उन्होंने तुम्हें कोई ठेस पहुंचाई है? क्या कभी भी केशव जी ने तुम पर अपने पति होने का हक जताया है? ये भी सच है कि तुम उनसे कभी शादी नहीं करना चाहती थी, परंतु जो हुआ उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन अब तुम अपने साथ गलत कर रही हो। जो तुमसे बेहद प्यार करता है तुम उसे ठुकरा रही हो। केशव जी तुम जैसी हो तुम्हें वैसे ही प्यार करते हैं। उन्होंने तुम्हारी हर बात मानी है। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि वो गलत हैं, तो तुम खुद से सोचो कि तुम क्या चाहती हो। लेकिन हाँ, अगर तुम इस समय केशव जी के प्यार को नहीं समझ पाओगी तो हमेशा के लिए एक सच्चे और अच्छे इंसान को अपनी जिंदगी से खो दोगी। खुशी मेरी बहन, मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकती। मेरे लिए तुम्हारी खुशी बहुत मायने रखती है, इसीलिए मैं बार बार तुम्हें समझा रही हूँ। प्यार जीवन में बार बार नहीं मिलता। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें कोई इतना चाहता है कि तुम्हारी इतनी गलतियों के बावजूद भी वो तुमसे जुदा नहीं होना चाहते। तुम सोच समझकर ये फैसला लो। याद रखना, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम तो ये जानती हो, मालिनी आंटी की तबीयत को लेकर केशव जी थोड़े ज्यादा फिक्रमंद रहती हैं। इसी के चलते उन्होंने तुम्हें गुस्से से कुछ कह दिया होगा, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दो। वो आज भी तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। प्रसन्नता की बातें सुनते सुनते खुशी अतीत में खो जाती है। उसे अपनी शादी के दिन से लेकर आज तक केशव के साथ बिताए हर दिन की याद आती है। याद आता है उसे कैसे केशव ने उसकी छोटी से छोटी खुशी के लिए कितना कुछ किया है। उसे हर सुख सुविधा देने की कोशिश की है। दिन रात मेहनत करके उसने उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा किया है। माँ तो उसे राजकुमारी कहती थी, पर केशव ने उसे राजकुमारी जैसा महसूस करवाया है। कभी भी कोई कमी नहीं होने दी उसे। एक बार तो उसके बीमार होने पर दिन रात उसकी सेवा की है। बदले में उसने सिर्फ और सिर्फ उसे अपमानित ही किया है, परंतु ना जाने वो कौन सी मिट्टी का बना है। कभी उसके द्वारा इतना अपमानित करने पर भी उसने उफ तक नहीं की है। सोचते हुए खुशी की आंखों के आगे सारे दृश्य चलचित्र की भांति घूम जाते हैं। खुशी को आज अपने कृत्य पर गलानी महसूस होती है। खुशी अपने हाथों से अपने चेहरे को ढककर ये सोच रही है कि कैसे वो इतनी कठोर हो गई, कैसे वो केशव जी के सच्चे प्यार को महसूस नहीं कर पाई। सोचते सोचते खुशी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रसन्नता खुशी के पास बैठकर उसके आंसू पोंछती है और बड़े प्यार से उससे कहती है, खुशी तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें ऐसे मत बहा। मुझे तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती। मेरी प्यारी बहन, तुम मुझे मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। इतना सुनते ही खुशी प्रसन्नता को गले लगा लेती है और होले से प्रसन्नता से कहती है, प्रसन्नता, तुम्हें लगता है ये मुझे माफ करेंगे? प्रसन्नता मुस्कुराती है और बड़े प्यार से बोलती है, केशव जी तो तुम्हें माफ कर ही देंगे, बल्कि अगर तुम अभी एक फोन करो तो वो भागे भागे तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए आ जाएंगे। खुशी प्रसन्नता की बात सुनकर होले से मुस्कुराते हुए शर्मा कर अपनी आंखें नीची कर लेती है। प्रसन्नता उठती है, खुशी को उसका फोन पकड़ाते हुए कहती है, लो तुम अपने केशव जी से बात कर लो। खुशी फोन पकड़ती है। प्रसन्नता उससे कहती है, तुम फोन करो, मैं चलती हूँ। प्रसन्नता जैसे ही बाहर जाने लगती है, खुशी उठकर उसके पास आती और बोलती है, प्रसन्नता, क्या तुम मुझे गाजर का हलवा बनाना सिखाओगी? प्रसन्नता शरारती अंदाज में उससे कहती है, क्यों जी, अब आप गाजर का हलवा भी बनाएंगी? खुशी अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए दांतों तले जीभ दबाते हुए बोलती है,
हाँ, वो केशव जी को पसंद है ना? प्रसन्नता खुशी को अपनी तरफ घुमाते हुए कहती है। अच्छा जी, ठीक है, अब शर्मा मत, मैं तुझे सिखा दूंगी। दोनों बहनें बातें करते हुए हंसने लगती हैं। उनकी हंसी की आवाज सुनकर बाहर बैठे आलोक जी और दादी माँ की आंखें खुशी से भर आती हैं। प्रसन्नता अपने घर जाने के लिए कमरे से बाहर आती है। आलोक जी प्रसन्नता के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहते हैं, भगवान सच में मुझसे कहीं ना कहीं बहुत खुश होंगे जो तुम्हारी जैसी बेटी मुझे मिली। प्रसन्नता अपने पापा से बोलती है, पापा अब आप खुशी को उसके घर भेजने के बारे में सोचिए और माँ को घर वापस ले आइए। माँ भी खुशी को खुश देखकर बहुत खुश होंगी। कृष्णा जी प्रसन्नता को ढेरों आशीर्वाद देती हैं। प्रसन्नता अपने घर चली जाती है। खुशी केशव को फोन लगाती है। केशव ऑफिस में शाम के समय अचानक खुशी का फोन देखकर हैरान हो जाता है। वो जल्दी से खुशी का फोन उठाता है और घबराते हुए कहता है, खुशी क्या हुआ, तुम ठीक हो? तुमने मुझे फोन किया, सब ठीक तो है? खुशी केशव को शांत करते हुए कहती है, सब ठीक है। दरअसल मैं वापस अपने घर आना चाहती हूँ, आप मुझे अभी लेने आएंगे क्या? खुशी की बात सुनकर केशव कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है, क्या सच में खुशी ही मुझसे बात कर रही है? उसे विश्वास नहीं होता कि खुशी उसके साथ घर आना चाहती है। उसे इस तरह खामोश देखकर खुशी फिर बोलती है, क्या हुआ, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? मैंने बहुत गलत किया, मुझे मम्मी का ख्याल रखना चाहिए था, परंतु मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। आप सुन रहे हैं ना? केशव हड़बड़ाते हुए कहता है, ठीक है खुशी, अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। माँ भी कह रही थी कि मैं तुम्हें घर ले आऊँ, मैं कुछ ही देर में आ रहा हूँ। खुशी फोन रखकर जल्दी से तैयार होती है। दादी माँ खुशी की नजर उतारती है। खुशी दादी के गले लगते हुए कहती है, दादी माँ के आने के बाद मैं फिर से केशव के साथ आप सभी से मिलने आऊंगी। दादी खुशी के गाल पर प्यार से थपकी देते हुए बोलती है, ठीक है लाडो, तुम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। सरोज के आने के बाद हम तुम दोनों बहनों को बुलाएंगे। इतने में केशव की गाड़ी का हॉर्न बजता है। आलोक जी दरवाजा खोलते हैं। देखते हैं केशव नई गाड़ी लेकर आया है। केशव आलोक जी और दादी माँ के पांव छूता है। खुशी अंदर से आती है। केशव को देखकर बहुत खुश होती है। केशव भी एक नज़र खुशी की ओर देखता है। उसे लगता है कि आज खुशी पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो खुशी को पहली बार मिल रहा हो। केशव आलोक जी से फिर मिलने का वादा करके खुशी के साथ घर जाने के लिए निकल पड़ता है। खुशी गाड़ी में बैठकर केशव से पूछती है, आपने गाड़ी कब ली? केशव कहता है, खुशी, मैंने गाड़ी तुम्हारे नाम पर बुक की हुई थी, आज ही मैं ये गाड़ी लेकर आया हूँ। खुशी केशव को हैरानी भरी नजर से देखती है। केशव कहता है, क्या हुआ, तुम्हें ये गाड़ी पसंद नहीं आई? खुशी अपनी आंखें केशव से हटाते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप मेरे लिए इतना कुछ कैसे सोच सकती हैं। मैंने तो आज तक एक पल के लिए भी आपसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, मैं तो आपसे माफी भी नहीं मांग पाई। कहते कहते खुशी की आंखें भर आती हैं। केशव खुशी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, खुशी, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ रहना चाहती हो। तुमने मेरे घर को हमारा घर समझा, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। खुशी केशव की अच्छाई देखकर मन ही मन सोचती है, प्रसन्नता सच ही कह रही थी। मैं ही ना समझ थी जो आज तक इतने अच्छे इंसान को समझ नहीं पाई, जिसके लिए मेरी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। खुशी अपने घर पहुंचकर सबसे पहले मालिनी जी और नरेंद्र जी से अपने किए गए अनुचित व्यवहार के लिए माफी मांगती हैं। मालिनी जी खुशी को गले लगाती हैं और कहती हैं, खुशी, मैंने कभी तुम्हें बेटी से कम नहीं माना। तुम तो मेरे लिए बहुत खास हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे केशव की पत्नी हो। नरेंद्र जी भी खुशी के सिर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटी, ये घर तो तुम्हारे बिना अधूरा है। अब तुम आ गई हो तो ये घर घर लगने लगा है। केशव के माता पिता का उसके प्रति इतना प्यार और अपनापन देखकर खुशी की आंखें भीग जाती हैं। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। वो सोचती है कि कैसे वो इतना कठोर हो गई जो इन सब का प्यार नहीं देख पाई। मालिनी जी खुशी को गले लगाते हुए और केशव को डांटते हुए कहती हैं, खबरदार केशव, अगर तुमने फिर कभी मेरी बेटी को डांटा, मेरी प्यारी सी बहू की आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। केशव माँ को सॉरी बोलते हुए कहता है, ठीक है माँ, मैं आगे से आपकी बहू को कभी कुछ नहीं कहूँगा, परंतु हाँ, उस दिन खुशी को डांटने के लिए आप सबके सामने खुशी से माफी मांगता हूँ।
खुशी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं माँ, तब इनकी कोई गलती नहीं थी। मैं ही आपकी अच्छी बहू नहीं बन पाई। मेरी लापरवाही की वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। तभी नरेंद्र जी बोलते हैं, अब छोड़ो ये सब बातें। हम जानते हैं बेटा, तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया। चलो अब तुम दोनों हाथ मुंह धोकर आ जाओ, फिर हम साथ बैठकर खाना खाते हैं। खुशी और केशव जैसे ही अपने कमरे में जाने लगते हैं, खुशी घर को चारों ओर से देखकर पूछती है, माँ, हमारा घर बहुत सुंदर लग रहा है। ये सारी साज सजावट किसने की है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी पसंद के अनुरूप इसे सजाया है। मालिनी जी हंसते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक कह रही हो खुशी, ये घर मेरी बेटी प्रसन्नता ने सजाया है। अलबत्ता तुम्हारे जाने के बाद उसने मेरा खूब ख्याल रखा है। उसने हमेशा ही मुझसे कहा है, आंटी, खुशी को ऐसे ही सुंदर घर में रहने की आदत है। ये सारी साज सजावट मेरी खुशी की पसंद की है। प्रसन्नता की इतनी तारीफ सुनकर खुशी बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, लोग आज तक ऐसे ही मेरी सूरत की तारीफ करते रहे हैं। सच तो ये है कि मेरी बहन मुझसे कई ज्यादा सुंदर है, जो हर कोई उसकी सराहना करता है। वास्तव में मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो प्रसन्नता जैसी बहन को ईश्वर ने मेरे लिए भेजा। वो सच में मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। खुशी को ऐसे सोचते देखकर केशव उसे कंधे से हिलाता है और पूछता है, क्या हुआ खुशी, क्या सोच रही हो? खुशी सिर हिलाते हुए कहती है, कुछ नहीं, चलो फ्रेश होकर आते हैं। खुशी और केशव अपने कमरे में जाते हैं। वहां जाकर खुशी फिर से अपने किए के लिए केशव से माफी मांगती है। केशव खुशी को कहता है, खुशी, तुम बार बार मुझसे माफी मत मांगो। मुझे भी तुमसे वैसे गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए थी। चलो अब तुम हाथ मुंह धो लो, माँ पापा खाने के लिए हमारा इंतजार कर रहे होंगे। खुशी फटाफट से फ्रेश होकर रसोई घर में जाकर खाना गर्म करती है, सबको खाना परोसती है। सारा परिवार हंसी खुशी खाना खाता है। मालिनी जी की आंखों में आज फिर वही चमक है जो अपनी बहू को घर लाने के समय थी। मन ही मन वो प्रसन्नता को ढेरों आशीषें दे रही है, जिसने उसका घर खुशियों से भर दिया है। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। केशव कमरे में पहुंचकर अपना तकिया और चादर उठाता है और स्टोर रूम में जाने लगता है। खुशी उसकी बाजू पकड़ लेती है और केशव को बेड पर बैठाते हुए कहती है, आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है। केशव इससे पहले कि कुछ बोलता, खुशी पहले ही बोल पड़ती है, अगर आपने मुझे माफ किया होता तो आप कमरे से बाहर सोने नहीं जाते। मैं मानती हूँ कि मैंने कई गलतियाँ की हैं, लेकिन क्या आप उन सब चीजों को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते? आज से आप कमरे में ही सोएंगे। केशव बेहद हैरानी से खुशी को देखता है। उसे लगता ही नहीं है कि वो इसी लड़की के साथ इतने महीने इसी घर में रहा है। खुशी का बदला हुआ रूप देखकर केशव मन ही मन बहुत खुश है। केशव बेड से उठकर कहता है, खुशी, तुम ये मत सोचो कि मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, बल्कि मैं तो इस बात से खुश हूँ तुमने इस घर को अपना घर समझा, मेरे माता पिता से अच्छे से बात की। तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, मुझे प्यार जतलाना नहीं आता, लेकिन हाँ, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी बन गई हो। और ज्यादा मैं तुमसे क्या कहूँ। इसीलिए जब तक तुम मेरे साथ अपने आप को सहज महसूस नहीं करती, मैं तब तक इस कमरे में नहीं रहूंगा। केशव की बात सुनकर खुशी अपलक केशव को निहारते रहती है। उसे अपनी ओर ऐसे देखते हुए केशव अपनी आंखें झुका लेता है। खुशी धीरे से मुस्कुराते हुए बोलती है, अगर आप सच में मुझसे इतना प्यार करती हैं तो आप बाहर सोने नहीं जाएंगे। और हाँ, आपको ये बतलाने या जतलाने की जरूरत नहीं है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं आपकी आंखों को देखकर पढ़ सकती हूँ, लेकिन सच तो ये है, मैं भी आज ही ये समझ पाई हूँ कि प्यार क्या होता है। सुंदर सूरत के नशे में मैं इस कदर डूबी हुई थी कि आपका सच्चा प्यार नहीं देख पाई और ना ही अपनी प्यारी बहन प्रसन्नता का प्यार अपने लिए समझ पाई। सच पूछो तो मुझे अपने आप पर आत्मग्लानि होती है। सारी जिंदगी में अपनी बहन को हर समय अपमानित करती आई। हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कारण ही सभी प्रसन्नता को पूछते हैं, लेकिन आज मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतरी है। ऐसा लगता है जैसे घने कोहरे के बाद सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप और प्रसन्नता मेरे लिए ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, जिसे अब मैं अपनी बेवकूफियों की वजह से खोना नहीं चाहती। खुशी की बात सुनकर केशव निरुत्तर हो जाता है। खुशी ये कहते कहते केशव के गले लग जाती है। केशव अपनी खुशी को बाहों में भर लेता है। खिड़की के बाहर आसमान का चांद भी उन दोनों पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था।
केशव एक नज़र चांद की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराता है और कहता है, देखो ना खुशी, आज चांद को भी मेरी किस्मत पर रश्क हो रहा है कि उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर मेरा महबूब मेरी बाहों में है। जिस चांद को लोग पाने की कल्पना करते हैं, आज वो पूरा चांद भी मेरा है और उसकी चांदनी भी मेरी है। ये सुनकर खुशी शर्मा जाती है। उसको ऐसे शर्माते हुए देखकर केशव उसे कहता है, शर्माते हुए तो तुम और भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बातें करते करते खुशी और केशव अपने भावी जीवन के सपनों में खो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रसन्नता अपने घर में अपने कमरे में रॉकिंग चेयर पर बैठी कुछ गहरी सोच में डूबी हुई है। वो सोच रही है कि कल आर्यन घर आ जाएंगे, तब उसे यहाँ देखकर ना जाने वो उसके साथ कैसे पेश आएंगे। वो ये सोच रही है कि उसे आर्यन के आने से पहले यहाँ से जाना होगा, क्योंकि आर्यन ने उससे साफ कहा था कि जब वो वापस आएगा तो प्रसन्नता उसे यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। सबकी जिंदगी संवारने वाली आज खुद की जिंदगी में उलझी पड़ी है। अजीब कश्मकश में है प्रसन्नता कि वो क्या करे। आर्यन के माता पिता को बताना नहीं चाहती, अपने माता पिता के घर जाना नहीं चाहती। मन ही मन वो इस उलझन में है कि वो कहाँ जाए। कुछ सोचते हुए वो उठती है और अपना सामान पैक करने लगती है। सामान पैक करने के बाद वो आर्यन के नाम एक चिट्ठी लिखती है। चिट्ठी को म्यूजिक सिस्टम के पास रखकर प्रसन्नता रात के समय चुपचाप अपना सामान गाड़ी में रख देती है। देखती है सब लोग सो रही हैं। वापस अपने कमरे में आकर बेड पर बैठती है और भीगी आंखों से कमरे को चारों ओर से देखती है। एक एक चीज को हाथों से छूकर महसूस करती है, खास तौर से आर्यन की चीजों को छूकर महसूस करती है। इस समय प्रसन्नता ऐसा महसूस कर रही है जैसे वो इन सब चीजों को आखिरी बार देख रही हो। आंसुओं के जरिए आंखों से छलके दर्द को अपने ही हाथों से पोंछती है और सुबह होने का इंतजार करती है। अगले दिन सुबह प्रसन्नता पहले की तरह घर का सारा कार्य करती है। माँ और पापा दोनों को चाय देती है। चाय देकर चरण स्पर्श करती है और बाहर जाने लगती है तो स्मिता जी प्रसन्नता को रोककर कहती हैं, प्रसन्नता बेटे, आज तुम ऑफिस से जल्दी घर आ जाना और आर्यन को लेने एयरपोर्ट चली जाना। तुम्हें तो पता ही होगा कि आज शाम 5 बजे वो पहुंचने वाला है। प्रसन्नता हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है माँ, मैं एयरपोर्ट गाड़ी भेज दूंगी। प्रसन्नता की बात सुनकर विजय जी बोलते हैं, प्रसन्नता, मैं आज तुम्हारे साथ ऑफिस चलता हूँ। अब तो मैं काफी ठीक महसूस कर रहा हूँ। तुम शाम को ऑफिस से ही आर्यन को लेने गाड़ी में चले जाना, मैं अपने आप घर आ जाऊंगा। तुम दोनों साथ आ जाना। प्रसन्नता पापा के पास बैठकर बोलती है, पापा आप बस एक और दिन आराम कर लीजिए। वैसे भी मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी, आप और आर्यन ही सारा काम संभालेंगे। तभी स्मिता जी खुश होकर कहती हैं, ठीक है प्रसन्नता, तुम ऑफिस चली जाओ, वहीं से आर्यन को लेने चली जाना। वैसे भी कल से हम माँ बेटी अपना घर संभालेंगी और आप अपना काम संभालना। विजय जी सोफे से उठते हुए कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो, लेकिन मेरी ओर से प्रसन्नता हमेशा हमारे साथ ऑफिस चल सकती है। इस 1 महीने में इसने इतनी अच्छी तरह से काम संभाला है। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही आगे भी हर एक कार्य में आर्यन का साथ देती रहे। विजय जी प्रसन्नता के सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, क्यों बेटी, तुम दोगी ना मेरे बेटे का साथ? प्रसन्नता मुस्कुराकर चुप हो जाती है और माँ पापा से इजाजत लेकर ऑफिस चली जाती है। उसके जाने के बाद विजय जी स्मिता जी से कहते हैं, स्मिता, ना जाने क्यों आज मुझे प्रसन्नता की आंखों में उदासी सी दिखाई दे रही है। वो वैसे खुश नहीं है जैसे हर रोज होती है। स्मिता जी हाँ में सिर हिलाते हुए कहती हैं, आप तो जानते ही हैं हमारे बेटे ने अभी तक प्रसन्नता को अपनाया नहीं है। शायद यही बात सोचकर वो थोड़ी उदास है, परंतु देखिएगा जल्द ही आर्यन को भी प्रसन्नता की उसकी जिंदगी में अहमियत समझ आ जाएगी। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 13 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।